डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में सभी का वेलकम है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है रोल ऑफ स्टेरिक फैक्टर इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। मतलब स्टेरिक फैक्टर, इसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है। इसका एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस में क्या रोल है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका जो बेसिक अप्रोच है वो कोलिजन थ्योरी से आता है। देखिए, कोलिजन थ्योरी में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपस में ये कोलाइड करते हैं और ये प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो ऐसा तब होता है, ये रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलना, जब ये मॉलिक्यूल्स एक मिनिमम एनर्जी प्राप्त करते हैं जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। और जो मॉलिक्यूल्स मिनिमम एनर्जी गेन करते हैं या एक्वायर कहते हैं उसे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और इसे रेट ऑफ रिएक्शन को या रेट कांस्टेंट को इस तरह से ये दिखाया जाता है। ये K बराबर Z E माइनस E/RT। K इसमें रेट कांस्टेंट है, Z कोलिजन नंबर है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इस इक्वेशन के बेसिस पे किसी भी रिएक्शंस का हम लोग जो है वो रेट कांस्टेंट मालूम करते हैं। लेकिन देखिए, रेट कांस्टेंट में क्या होता है, हम लोग ये थ्योरेटिकली मालूम करते हैं और एक्सपेरिमेंटली K का वैल्यू मालूम करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें ये थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। तो इस तरह की जो मतलब डिफरेंस है उसको रिमूव करने के लिए एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम लोग ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं या स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। तो अब ये रेट कांस्टेंट के लिए जो फार्मूला है ये K बराबर PZ E माइनस E/RT। अब ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे बेसिस पर ये कहा गया कि जो ये कोलिजन्स होता है, ये जो बिटवीन मॉलिक्यूल्स में होता है, वो तभी ये कोलाइड करने के बाद ये प्रोडक्ट में बदलेंगे जब उनमें एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा, किसमें जो है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स में, तभी ये प्रोडक्ट में बदलेंगे। अदरवाइज जो है वो ये प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे। तो इसमें जो कोलिजन थ्योरी था उसमें ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर ये लगाकर ये कोलिजन थ्योरी में सुधार किया गया और इसे कहा गया कि भाई मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में जो कोलाइड करते हैं और जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक प्रॉपर जो है अरेंजमेंट या ज्योमेट्री होना चाहिए। तो अब क्या हुआ कि जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ये प्रॉपर ज्योमेट्री होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंस हुआ जो है वो प्रॉपर ज्योमेट्री का, यानी एक प्रॉपरली मॉलिक्यूल्स ये अरेंज होंगे तभी जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है वो प्रोडक्ट में बदलेंगे। तो इस आधार पर ये देखें, और इसमें जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर का जो मान हुआ वो 1 से लेकर के 10⁻⁹ तक हो सकता है। तो इस हिसाब से देखें कि ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसमें डिसाइडिंग फैक्टर है
और इन कोलिजन थ्योरी कि ये मॉलिक्यूल्स जो है किस तरह से प्रॉपरली ओरिएंट हो करके जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है वो प्रोडक्ट में बदलेंगे। तो ये स्टेडी फैक्टर इसका यूज़ कर हम लोगों ने ये एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस में कहा जाता है, ये किया गया है। और इसमें देखते हैं कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इससे रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो काफ़ी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। देखिए एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस में क्या होता है कि कोई भी सबस्ट्रेट जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होता है वो एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होता है और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर इसको हम लोग क्या है कि ये जो स्टेरिक फैक्टर है इसका जो कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ यूज़ करते हैं, तो इसे हम लोग क्या है कि ये जब सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होता है एंजाइम से तो ये शेप को जो है वो बदल देता है और अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट बाइंडिंग, मतलब ये इस तरह से सबस्ट्रेट वो ओरिएंट होगा कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दे। अब देखते हैं कि इसे इस तरह से दिखाया गया E+S, तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। और देखते हैं कि ये यहाँ जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो एंजाइम है प्लस सबस्ट्रेट है और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसमें ये इक्विलिब्रियम में है। और फिर जो है ये इक्विलिब्रियम ब्रेक, जो इक्विलिब्रियम है इसमें जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक करके ये प्रोडक्ट ये में बदल जाते हैं। तो देखिए ये जो E बराबर क्या है, एंजाइम है, S सबस्ट्रेट है और P प्रोडक्ट है। और देखिए इसका ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिखाया गया है कि ये देखिए ये एंजाइम है और इसमें ये बीच में इसका एक्टिव साइट है, S सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड होता है और ये एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर ब्रेक करके ये प्रोडक्ट में बदल जाता है और एंजाइम जो कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करता है ये लास्ट में अनचेंज्ड, जो एक कैटलिस्ट की जो नेचर है या क्वालिटी है कि भाई ये रिएक्शंस को कैटलाइज करता है और लास्ट में जो है अनचेंज्ड ये बचा रह जाता है। तो ये जो ऊपर में जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसे क्या है कि ये सबस्ट्रेट और एंजाइम या दोनों का जो है वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, कब, जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या है कि ये एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ये देखा गया है कि ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है इनके बीच में एक जो है वो प्रॉपर जो है वो अरेंजमेंट हो या ओरिएंटेशन हो या ज्योमेट्री हो, जिससे कि रिएक्शंस जो है वो होने की जो प्रोबेबिलिटी हो वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसे हम लोग देखें कि ये जो एंजाइम चेंज शेप by induced fit upon the binding to form enzyme substrate complex, मतलब क्या हुआ कि जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल, मतलब किस तरह से जो सबस्ट्रेट बाइंड होगा एंजाइम के साथ में और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये जो क्लासिकल मॉडल है उसमें क्या हुआ, सबस्ट्रेट जो है वो का इंटरेक्शन इंड्यूस्ड फिट मॉडल के हिसाब से ये इंटरेक्ट करता है और एंजाइम और सबस्ट्रेट ये क्या है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है रिलेटिवली वीक होता है। लेकिन जब ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है जो इनमें ये प्रॉपरली ओरिएंट करते हैं तब ये बाइंडिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस बेसिस पर ये जो
प्रोबेबिलिटी फैक्टर है या एस्टेरिक फैक्टर है, ये कोलिजन थ्योरी के बेसिस पर जो है वो के कंसेप्ट पर जो है वो ये लिए प्राप्त हुआ है। इसे हम लोग क्या है कि ये जो इसको अप्लाई किया है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस में, तो ये दो रेफरेंस हैं, एक तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है और दूसरा जो है वो स्ट्रेन इन सब्सटेंस ड्यूरिंग एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है। तो इस तरह से ये, और दोनों में हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये दोनों का अप्लाई ये करते हैं। ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है कि जब एंजाइम के पास ये सबस्ट्रेट अप्रोच करता है तो, और जब ये सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के एक्टिव साइट में, तो उसका कॉन्फॉर्मेशन या ओरिएंटेशन इस तरह से चेंज होता है जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनके बीच में बन जाए जो है वो। और इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि ये जो एक एंजाइम है कीमोट्रिप्सिन, ये पेप्टाइड बॉन्ड को ये ब्रेक करता है। और इसमें देखते हैं कि ये जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, जो एक्टिव साइट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वो इस तरह से एडजस्ट ये होता है कि भाई इसका जो पेप्टाइड बॉन्ड है और मेनली उसका जो फिनाइल ग्रुप है पेप्टाइड बॉन्ड में जो प्रेजेंट होता है, वो काफ़ी जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन एडजस्ट करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और इस तरह से ये फिट होता है। देखिए यहाँ ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यहाँ पर ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये कीमोट्रोप्सिन का, ये पेप्टाइड बॉन्ड जो इसमें फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है ये प्रॉपरली ओरिएंट होता है और फिर जो है वो ये फर्दर जो है एक स्टेप्स में रिएक्शन होकर के ये प्रोडक्ट बनाता है। तो एक ये प्रॉपर ज्योमेट्री है। ये अगर हम लोग इसमें क्या है कि अगर ये फिनाइल ग्रुप ना हो पेप्टाइड बॉन्ड में, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन ना होने के वजह से ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता है और रेट ऑफ रिएक्शन ये काफ़ी डिक्रीज कर जाता है। तो इन एब्सेंस ऑफ ये प्रॉपर ओरिएंटेशन हम लोग देखते हैं कि भाई ये किस प्रकार से ये ज़रूरी है, जो कि कोलिजन थ्योरी के बेसिस पर ये इसको लिया गया है, जिसे हम लोग ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर या एस्टेरिक फैक्टर कहते हैं। और दूसरा जो है वो इसमें स्ट्रेन इन सबस्ट्रेट ड्यूरिंग एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस, ये हम लोग देखते हैं कि एक एंजाइम लाइसोजाइम है जो बैक्टीरियल सेल वॉल को ये ब्रेक करता है। इसमें क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है और दूसरा एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड होता है। दोनों का जो स्ट्रक्चर है, जो ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन में जिस तरह से ये ग्लूकोज का होता है उस तरह से होता है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जो है एंजाइम कैटालिसिस ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो फुल चेयर कॉन्फॉर्मेशन से ये हाफ चेयर में बदल जाता है। और ये देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स में ये किस तरह से ये स्टैंड आता है। ये देखो ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये। उसके बाद क्या है कि ये स्टैंड फॉर्म आ गया, ये हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन। तो ये देखते हैं कि ये इसमें एक स्टैंड आ गया। और फिर देखते हैं कि जो यहाँ पर ये लाइसोजाइम है और बैक्टीरियल सेल वॉल है, ये किस तरह से ये अल्टरनेट नाम और नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये किस तरह से ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में ये अरेंज्ड हैं। तो ये इस तरह से अगर अरेंज ना हो तो फिर ये एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो क्या है कि ये एक जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है
एंजाइम और सबस्ट्रेट का, और दूसरा है जो है ये बॉन्ड स्ट्रेन, जो ये जिसका कंसेप्ट ये कोलिजन थ्योरी के बेसिस पर लिया गया। तो इस तरह से ये दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है जिसमें हम लोग जिस बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी जो एंजाइम है वो ये रिएक्शंस को किस तरह से कैटलाइज करता है। तो ये देखते हैं कि जो दो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, एक जो है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ ये बैक्टीरियल सेल वॉल का, और दूसरा जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड का ये जो ब्रेकेज है वो किस तरह से हो पाता है अलग अलग एंजाइम के बेसिस पर। तो इसमें देखते हैं कि ये जो एबव जो एग्जाम्पल्स है उसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर या एस्टेरी फैक्टर का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इस तरह से ये देखते हैं कि ये दोनों जो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं इसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर या एस्टेरिक फैक्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने आज डिस्कस किया है कि भाई एस्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर का एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस में किस तरह का रोल है। थैंक यू वेरी मच।